मित्रों सुप्रभात। इस खास सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहा हूं जिसका नाम है वीकली न्यूज हंट। इस साप्ताहिक सेशन में हम लोग शामिल करेंगे उन बिजनेस संबंधी खबरों को जो आपसे सीधा सरोकार रखती हैं, मगर टीवी न्यूज की होड़ में कहीं हासिल हो जाती हैं या फास्ट फॉरवर्ड हो जाती हैं। तो आइए इसका श्री गणेश करते हैं और पेश करते हैं इस हफ्ते मतलब 26 जुलाई से 1 अगस्त की 10 महत्वपूर्ण खबरें। 3 सरकारी बैंकों को बेचने का सुझाव दिया नीति आयोग ने। फोन बाजार की तस्वीर बदल देगी भारत सरकार की मोबाइल फोन के उत्पादन की महत्वाकांक्षी योजना। एमएसएमई ऋण गारंटी योजना का दायरा बढ़ाया गया। चाइनीज ऐप टिकटॉक हो सकता है अमेरिका का। अब एप्पल बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। पीएम आवास 12 लाख के लोन पर कर सकते हैं 2.5 लाख की बचत। 31 मार्च तक उठा सकते हैं इसका लाभ। सरकार बना सकती है विकास वित्त संस्था मतलब डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। 1 अगस्त 2020 से ईपीएफ बैंकिंग और मोटर इंश्योरेंस के नियमों में बदलाव। उद्योग के लिए भूमि बैंक की शुरुआत जल्द। गूगल अर्थ से देख सकेंगे भूखंड। कोविड-19 महामारी के बाद देश की अर्थव्यवस्था में बांस कर सकता है कमाल। अब खबरें थोड़ी विस्तार से। दोस्तों, 3 सरकारी बैंकों को बेचने का सुझाव दिया नीति आयोग ने। नीति आयोग ने हाल ही में सरकार को 3 पब्लिक सेक्टर बैंकों का निजीकरण करने का सुझाव दिया है, यानी 3 बैंकों में से अपनी हिस्सेदारी बेचने का सुझाव दिया है, जिससे इनका मालिकाना हक निजी हाथों में चला जाएगा। ये बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इन बैंकों के निजीकरण का सुझाव दिए जाने के पीछे सबसे बड़ी वजह इन बैंकों का लगातार घाटा होना बताया गया है, जिसका सीधा असर सरकार की आय पर पड़ेगा। 2019-20 की चौथी तिमाही में पंजाब एंड सिंध बैंक का घाटा बढ़कर 236.30 करोड़ रुपए हो गया है। कुछ दिन पहले ही इस बैंक ने 112 करोड़ रुपए का फ्रॉड होने की सूचना दी थी। वैसे तो यूको बैंक ने इस बार जून में खत्म हुई तिमाही में 21.45 करोड़ का फायदा कमाया है, लेकिन पिछले साल इसी अवधि में बैंक का 601.45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। यूको बैंक में 119 फ्रॉड के मामले सामने आए हैं, जिनकी कुल रकम करीब 5,384 करोड़ रुपए है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इस बैंक में फ्रॉड के करीब 413 मामले सामने आए हैं, जिनके तहत 3,391 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है। दोस्तों, फोन बाजार की तस्वीर बदल देगी भारत सरकार की मोबाइल फोन उत्पादन की महत्वाकांक्षी योजना। भारत ने मोबाइल फोन के उत्पादन में एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना की पहल की है। इसके अंतर्गत भारत में मोबाइल फोन बनाने पर 5 सालों के लिए 4% से 6% तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। हालांकि इस योजना के तहत आवेदन करने की मियाद शुक्रवार को खत्म हो गई है। बहरहाल, मोबाइल फोन बनाने की दिशा में आवेदन देने वाली ग्लोबल कंपनियां हैं सैमसंग, फॉक्सकॉन, राइजिंग स्टार, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन और एप्पल आईफोन। बता दें कि एप्पल 37% और सैमसंग 22%, यानी दोनों का ग्लोबल मोबाइल बाजार में लगभग 60% का हिस्सेदारी है। मोबाइल फोन बनाने में घरेलू कंपनियों में लावा, डिक्सन टेक्नोलॉजी, भगवती इसको माइक्रोमैक्स बोलते हैं, पैडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स, सोजो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स ने इस योजना के तहत आवेदन किया है। अगले 5 सालों में इस योजना से लगभग 11.5 लाख करोड़ का उत्पादन होने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि इस योजना से अगले 5 वर्षों में लगभग 3 लाख प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। एमएसएमई ऋण गारंटी योजना का दायरा बढ़ाया गया सरकार द्वारा। मोदी सरकार ने 3 लाख करोड़ की एमएसएमई ऋण गारंटी योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब 50 करोड़ रुपए तक के बकाया कर्ज वाली इकाइयों को भी इसका फायदा मिल सकेगा। आपको बताते चलें कि अब तक अधिकतम 25 करोड़ रुपए तक के बकाया कर्ज वाली इकाइयों को ही इसका फायदा मिल रहा था। साथ ही योजना के दायरे में व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए चिकित्सकों, वकीलों और चार्टर्ड अकाउंट जैसे पेशेवरों को भी व्यक्तिगत ऋण देने की बात कही गई है। चाइनीज ऐप टिकटॉक हो सकता है अमेरिका का। दोस्तों, चाइनीज ऐप टिकटॉक को पहले भारत ने सुरक्षा कारणों से बैन कर दिया था। उसके बाद अमेरिका में उसे बैन करने की तैयारी चल रही थी, लेकिन खबर आ रही है कि अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक का अधिग्रहण करने पर विचार कर रही है। अगली खबर, अब एप्पल बन गई है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी।
दोस्तों बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको को पीछे छोड़कर एप्पल बन गई है दुनिया की सबसे मूल्यवान पब्लिक ट्रेडेड कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन 1.84 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरामको पिछले साल बाजार में आने के बाद से सबसे मूल्यवान सार्वजनिक तौर पर लिस्टेड कंपनी रही है। अब आखिरी बंद के मुताबिक यह 1.76 ट्रिलियन डॉलर के साथ पिछड़ गई। पीएम आवास के अंतर्गत 12 लाख लोन लेने पर कर सकते हैं आप 2.5 लाख की बचत और ये 31 मार्च तक उठा सकते हैं इसका फायदा। दोस्तों केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम मतलब CLSS को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। हालांकि इस योजना में अगर आवेदन करना चाहते हैं तो यह ध्यान रखें कि आपकी सालाना आय 6 लाख से 18 लाख के बीच होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत पहली बार घर खरीदने वालों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह सब्सिडी अधिकतम 2.67 लाख रुपए तक हो सकती है। अगर आप भी इस योजना के पात्र हैं तो इसका लाभ उठा सकते हैं। अब जान लेते हैं इसमें किसे कितना मिलता है फायदा। दोस्तों 6.5% की क्रेडिट लिक्विड सब्सिडी केवल 6 लाख रुपए तक के लोन के लिए उपलब्ध है। जिनकी सालाना इनकम 12 लाख रुपए है उन्हें 9 लाख रुपए के होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी मिलती है। 18 लाख रुपए के सालाना इनकम वाले लोगों को 12 लाख रुपए के कर्ज पर 3% फीसदी की दर से सब्सिडी मिलती है। इन सभी में लोन की अवधि 20 साल की होती है, मतलब टेन्योर 20 ईयर्स होता है। ये भी जान लें कि सब्सिडी वाले कर्ज की रकम से ऊपर के अतिरिक्त लोन पर आपको मौजूदा दर के हिसाब से ब्याज दर भुगतान करना पड़ेगा। अब रुक करते हैं अगले खबर की। सरकार बना सकती है विकास वित्त संस्था मतलब डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। बकौल वित्त मंत्री विकास वित्त संस्था मतलब डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की स्थापना पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा जल्द ही पता चल जाएगा कि इसका स्वरूप कैसा होगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने हाल ही में कहा था कि फंसे कर्ज से जूझ रहे बैंक बहुत मदद नहीं कर पाएंगे, इसलिए उद्योग को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए रकम जुटाने के लिए नए रास्ते तलाशने होंगे। उनके बयान के बाद विकास वित्त संस्था की अहमियत और बढ़ गई है। DFI सरकार के स्वामित्व वाली संस्था होगी और इन परियोजनाओं के लिए रकम मुहैया कराएगी जिन्हें वाणिज्यिक ऋणदाताओं से कर्ज नहीं मिल पाएगा। 1 अगस्त 2020 से EPF बैंकिंग और मोटर इंश्योरेंस के नियमों में बदलाव आ गया है। दोस्तों 1 अगस्त से EPF अब 12% कटना शुरू हो गया है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत ये छूट खत्म हो गई है। मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत EPF में मासिक योगदान 24% से घटाकर 20% कर दिया था। खाते में अब न्यूनतम बैलेंस पर भी शुल्क लग सकता है। कई बैंकों में 1 अगस्त से न्यूनतम बैलेंस की सीमा से जुड़े नियम में बदलने का प्रस्ताव आ गया है, बदलाव कर दिया गया है। माना जा रहा है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के बैंकिंग नियमों में यह बदलाव हो गया है। वहीं कुछ बैंक नगद निकासी पर भी शुल्क वसूलने की तैयारी में लगे हुए हैं। गाड़ी बाइक का बीमा खरीदने पर आपको राहत मिल सकती है। इरडा के निर्देशों के अनुसार 1 अगस्त से गाड़ी खरीदते समय कार के लिए 3 साल का और बाइक के लिए 5 साल का थर्ड पार्टी कवर लेना अब जरूरी नहीं रहेगा। इस राहत के बाद नई गाड़ी खरीदारों को राहत मिलेगी और नए कीमत चुकाकर गाड़ियां खरीद पाएंगे। ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए भी नए नियम आ गए हैं। 1 अगस्त से ही ई-कॉमर्स कंपनियों को यह बताना होगा कि यह प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं वो कहां से बना हुआ है, कहां का बना हुआ है। नए उपभोक्ता कानून में ई-कॉमर्स कंपनियों को लाकर यह सख्ती की गई है। इसके कारण देसी उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा ऐसा माना जा रहा है। उद्योग के लिए भूमि बैंक की शुरुआत जल्दी हो जाएगी। गूगल अर्थ से आप देख सकेंगे भूखंड को। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार उद्योगों के लिए कुछ राज्यों में उपलब्ध भूमि को लेकर वह जल्दी ही भूमि बैंक की ऑनलाइन शुरुआत करेंगे। इसके तहत 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान की गई है। मंत्रालय भूमि बैंक पोर्टल तैयार करने की कोशिश कर रहा है। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति दुनिया में कहीं बैठकर गूगल अर्थ मैप के जरिए भूखंड देख सकता है। यह जमीन पूरे देश में उपलब्ध रहेगी। और अंतिम खबर, कोविड-19 महामारी के बाद देश की अर्थव्यवस्था में बांस कर सकता है कमाल। जी हाँ, बांस भारत में पर्यावरणीय, औषधीय, कागज और निर्माण क्षेत्रों का एक मुख्य स्तंभ माना जा सकता है और कोविड-19 महामारी के बाद देश की अर्थव्यवस्था के घटकों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। उल्लेखनीय है कि इस साल जून में सरकार ने बांस पर आयात शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया था।
इसका मकसद अगरबत्ती विनिर्माताओं को घरेलू बांस का उपयोग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह कदम स्थानीय बांस किसानों को लाभ प्रदान करेगा, साथ ही अगरबत्ती उत्पादन में लगे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को भी बड़ा फायदा होगा, क्योंकि पहले बड़े अगरबत्ती निर्माताओं ही कम कीमतों पर बांस का आयात करने में सक्षम थे। तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते का न्यूज़ हंट। मिलते हैं अगले सप्ताह इसी सेशन में, जिसका नाम रखा है हमने वीकली न्यूज़ हंट। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।